एयर इंडिया समेत 6 फ्लाइट में बम की दहशत की खबर है। सुनियोजित तरीके से एक दिन में 6 फ्लाइट्स में बम रखे जाने की 6 हॉक्स कॉल की गई। इसके बाद फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। डिटेल के साथ रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन, बताएं बम की खबरें और क्या हकीकत है इनकी? जी, कल 3 और आज 6 कुल मिला के कल से अगर हम आज तक देखें 9 से ज़्यादा इस तरह के होक्स जो हैं आ चुके हैं और अब तक जितनी जांच हुई है सारी जो है अफवाहें ही पाई गई हैं। लेकिन अगर हम कुल मिला के आपको बताएं तो आज जो हुआ, सबसे पहले एयर इंडिया AI-127 जो कि शिकागो जा रही थी दिल्ली से, उसे कनाडा डाइवर्ट किया गया, वहाँ उसे उतारा गया और वहाँ पे आपातकालीन उसकी लैंडिंग कराई गई। इसी तरह से एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ़्लाइट थी जो कि जयपुर से अयोध्या जा रही थी, उसे भी जो है अयोध्या में सुरक्षित उसकी लैंडिंग कराई गई। कुल मिला के लगभग 139 उसमें यात्री थे, कुछ पाया नहीं गया, लेकिन उससे पूरा जो हवाई यातायात है वो प्रभावित हो गया। इंडिगो की एक फ़्लाइट थी 6E98 जो कि दमाम से लखनऊ जा रही थी, इसे भी जयपुर में जो है आपातकालीन उसकी लैंडिंग करवाई गई। अकासा एयर की एक फ़्लाइट थी जो कि बागडोगरा से बेंगलुरु जा रही थी, मिड एयर में ही इस तरह की खबरें आई और फिर जो उसे बेंगलुरु में उसे लैंडिंग कराई गई। करीब 167 यात्री थे इसमें, यहाँ पे भी कुछ पाया नहीं गया जांच के बाद। और एक दरभंगा से मुंबई की भी एक फ़्लाइट थी स्पाइस जेट की, जिसे कि लास्ट में उस पर भी होक्स कॉल आई। मिड एयर होक्स कॉल ये जितनी थी आज की सब में आई, लेकिन जांच के बाद कुछ नहीं पाया गया। हमने BCAS जो कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका ये कहना है कि वो इस पूरे मामले पे नज़र रखे हैं, कहाँ से आ रही है अफवाहें, क्यों आ रही हैं, इस पर पूरी जांच की जा रही है। फिलहाल एहतियातन तौर पे जितने बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पाई गई है। अब तक ये सारी जो बम की अफवाहें ही पाई गई हैं बाकी, लेकिन एक ट्रेंड सेट होता जा रहा है और ये एक चिंता की बात हो रही है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। रोहन, ये खासी चिंता की बात है क्योंकि इसमें यात्रियों को परेशानी भी हो रही है और डर तो लगता ही है। होक्स है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये हो क्या रहा है, जांच पड़ताल में क्या निकल कर आ रहा है और क्या जांच हो रही है इसकी? जी, जांच के दो स्तर पे जांच हो रही है। एक तो जो पर्टिकुलर होक्स आ रहा है, कोई अधिकतर जो अब तक इस तरह के होक्स आए हैं वो सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट किया है या कहीं से कोई चिट्ठी लिखी है जिसके आधार पे ये कार्रवाई, या फ़ोन कॉल आ रहे हैं उसके आधार पे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन तो जो पहला जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका जो पहला टारगेट है कि वो जो पर्टिकुलर फ्लाइट का इंडिकेशन है उस पर जाँच करें, और दूसरी तरफ एक वाइडर सिक्योरिटी ये लोग बढ़ा रहे हैं। BCAS की जिम्मेदारी है एयरपोर्ट्स पे सुरक्षा को बरकरार रखने की, और जो ऑपरेशनल जिम्मेदारी है वो अधिकतर एयरपोर्ट्स पे या तो CISF की है या स्टेट पुलिस की है। तो एक पूरे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है जिस पर काम हो रहा है। DGCA भी इसमें इन्वॉल्व है, और ख़ासतौर पे इसलिए क्योंकि जब एक फ़्लाइट को आप डाइवर्ट कहीं करना पड़ता है तो इससे पूरा जो ऑपरेशन है उसका रिपल इफेक्ट होता है, बाकी पूरा हवाई यातायात प्रभावित होता है। तो इसके लिए DGCA भी इन्वॉल्व है। 4-5 एजेंसियाँ जिसमें कि IB भी शामिल है, NIA शामिल है, ये सारे इस पर वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं मिला है। हाँ, एयरपोर्ट पे सुरक्षा, अगर आप ये अगले कुछ दिनों में अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको सुरक्षा के एक और लेयर को गुजरना पड़े, और हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लगे, लेकिन अब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं पाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसमें कुछ कॉन्क्रीट नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चुनावी दंगल की, जिसका नया दौर आज से शुरू हो गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 13 नवंबर को होगा, दूसरा चरण 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे महाराष्ट्र के साथ 23 नवंबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने एग्जिट पोल्स और काउंटिंग के दिन शुरुआती रुझान की रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाए। राजीव कुमार ने कहा कि मीडिया को आत्मचिंतन की जरूरत है। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली थर्ड डे काउंटिंग होती है, तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है।
जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 मिनट से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, विच इज नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए। 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में तो आ ही नहीं सकता, और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं 9:31 पे। एग्जैक्टली कभी भी देख लीजिए एक के बाद। वहीं चुनाव आयोग ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नतीजे मन मुताबिक नहीं आने पर सवाल उठाना गलत है। फर्स्ट लेवल चेकिंग, रैंडमाइजेशन, सेकंड रैंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना। इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। आप पिछले 15-20 इलेक्शंस देख लीजिए, इट इज गिविंग रिजल्ट्स आफ्टर रिजल्ट्स डिफरेंटली, जहां मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जब पसंद का रिजल्ट ना आए तभी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा है कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि हरियाणा जैसा हाल महाराष्ट्र में ना हो। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें, महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज़ होगा। तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। इधर झारखंड में भी चुनाव है। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा का कहना है कि झारखंड में सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नकारात्मक राजनीति के बल पर सरकार पुनः कैसे बने, इसका हथकंडा वर्तमान सरकार अपना रही है, जिसका अब समय आ गया है चुनाव घोषणा के बाद कि यह सरकार अब अपना उल्टी गिनती शुरू हो गई। और महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले वहां की चुनावी समीकरण समझते हैं। विपिन भट्ट है हमारे साथ। विपिन जी बताइए। तो देखिए, तारीख तो आपने बता दी है, 20 नवंबर और 23 को जो है रिजल्ट आ जाएगा महाराष्ट्र का, और झारखंड में 2 फेजेस में चुनाव, रिजल्ट वहां पर भी उसी दिन आना है। लेकिन अब बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि इन तारीखों के ऐलान के बाद हम जरा समीकरण देखें कि दोनों राज्यों में किस तरीके के चुनावी और राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। तो पहले नजर डाल लेते हैं महाराष्ट्र पे। देखिए, 288 सीटों की ये कुल विधानसभा है और इसमें बहुमत का आंकड़ा होता है 145 का। जिसने 145 पाया वो सरकार बना लेगा। लेकिन महाराष्ट्र की जो पूरी पॉलिटिकल स्थिति है मौजूदा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस पर नजर डालते हैं और आपको लेकर चलते हैं 2019 में पिछली विधानसभा में क्या नतीजे थे, उससे एक पिक्चर बनेगी। देखिए, बीजेपी ने 105 सीटें पाई थी तब, और सबसे ज्यादा वोट शेयर था उनके पास, करीब करीब 26% का। नंबर 2 पर 56 सीटों के साथ शिवसेना थी और ये दोनों ने साथ चुनाव लड़ा था। एनसीपी 54, कांग्रेस 44, बीबीए 3, अन्य को मिली थी 26। लेकिन हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत तेजी से पॉलिटिकल सिनारियो चेंज हुआ और वहां पर पार्टियों में विघटन हुआ और फिर एक नई तस्वीर बनी। अब जरा लोकसभा चुनाव पे नजर डाल लेते हैं महाराष्ट्र के, जिनके नतीजे अभी अभी आए कुछ वक्त पहले। यहां पर जो पार्टियों में विघटन हुआ, जो पार्टियां टूटी, उनके हिसाब से चुनाव लड़े गए।
कांग्रेस को 13 सीटें मिली, करीब करीब 17% का वोट शेयर पाया। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे यानी कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसको 9 मिली। बीजेपी के हिस्से में 9 सीटें आई। एनसीपी शरद पवार वाले धड़े को 8 सीटें मिली। शिवसेना जो कि शिंदे गुट की शिवसेना कह सकते हैं 7 उनको मिली। एनसीपी ये अजीत पवार वाली एनसीपी उनके खाते में 1 सीट आई और अन्य के खाते में 1। तो अब लोकसभा चुनाव में नतीजे बदलते हुए से दिखाई दिए क्योंकि यहां पर जो संतुलन था पार्टियों का वो अलग हो गया, टूट हुई पार्टियों में। अब इस समय महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, कौन किस तरीके से चुनाव में जाने वाला है? देखिए 2 बड़े गठबंधन है। पहला है महायुति जिसकी इस वक्त सरकार है, जिसमें शामिल है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें शामिल है शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे गुट वाली है, और एनसीपी जो कि अजीत पवार वाली है। और इनका मुकाबला किससे है? इनका मुकाबला है महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी से, जिसमें कांग्रेस एक हिस्सा है, उद्धव ठाकरे की उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना है और शरद पवार वाली समाज एनसीपी यहां पर शामिल है। तो अब इन दोनों को मैदान में आपस में उतरना है और यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। दूसरी तरफ झारखंड, जहां पर इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है मामला, हालांकि वहां पर भी गठबंधन है, वहां की भी एक नजर डाल लेते हैं। तो पिछले अभी देखिए 81 सीटों पे कुल ये विधानसभा खड़ी है, 41 बहुमत का आंकड़ा होता है। 2019 में क्या था? झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम जिसकी सरकार रही, उसने सबसे ज्यादा 30 सीटें पाई, करीब करीब 19% का वोट शेयर इनके हिस्से आया। कांग्रेस जो कि उनकी पार्टनर रही 16 सीटें, बीजेपी को 25, एजेएसयू को 2, आरजेडी को 1 और अन्य के हिस्से में 7 सीटें वहां पर आई थी। 2024 के लोकसभा में क्या तस्वीर बनी उससे भी एक अंदाजा लगेगा। बीजेपी को यहां सबसे ज्यादा 8 सीटें मिली, ऑलमोस्ट 45% के आसपास का वोट शेयर इनके हिस्से में आया। जेएमएम को 3 सीटें मिली, कांग्रेस के हिस्से 2 आई और एजेएसयू को 1 मिली। अब यहां पर राजनीतिक समीकरण क्या है? राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं कि यहां पर जेएमएम के साथ कांग्रेस है, आरजेडी और सीपीआई एमएलए, इन 4 का महागठबंधन इस राज्य के अंदर है। वहीं यहां पर एनडीए कह लीजिए या फिर बीजेपी कह लीजिए अपने पार्टनर्स के साथ चुनावी मैदान में है, जहां पर बीजेपी के साथ नीतीश की जनता दल यूनाइटेड जो कि एनडीए की पार्टनर है और एजेएसयू, ये 3 मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये पूरा राजनीतिक समीकरण है इन दोनों राज्यों का, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब चुनावी तारीखें सामने है, चुनावी बिगुल बज चुका है और यहां से हमको सभी तरह के चुनावी गठजोड़, सभी वायदे, तमाम तोड़ तोड़ाव सब देखने को मिलेंगे। शुक्रिया विपिन जी। और महाराष्ट्र झारखंड में क्या है चुनावी समीकरण, इसी पर चुनावी अड्डा देखिए आज शाम 7:57 पर। भारत में डिजिटल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मेला 8वां इंडियन मोबाइल कांग्रेस आज से शुरू हो गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएमसी का उद्घाटन किया। इस बार इस इवेंट की थीम है द फ्यूचर इज नाउ। पीएम मोदी ने भारत में पहली बार आयोजित होने वाले टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स कॉन्फ्रेंस का भी उद्घाटन किया। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन ITU कर रहा है। इस समिट में 190 देशों के करीब 3000 इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और टेक एक्सपर्ट्स शामिल हो रहे हैं। आईएमसी में इस बार 120 देशों के 900 से ज़्यादा स्टार्टअप्स आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी के जरिए भारत दुनिया को सशक्त बनाने में जुटा है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के लिए मोबाइल सुविधा है, लेकिन भारत में मोबाइल इक्विटी और अवसर का माध्यम है। 21वीं सदी में भारत की मोबाइल और टेलीकॉम यात्रा पूरे विश्व के लिए स्टडी का विषय है। दुनिया में मोबाइल और टेलीकॉम को एक सुविधा के रूप में देखा गया, लेकिन भारत का मॉडल कुछ अलग रहा है। भारत में हमने टेलीकॉम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं, बल्कि इक्विटी और अपॉर्चुनिटी का माध्यम बनाया। तब हमने डिजिटल इंडिया के 4 पिलर्स की पहचान की थी। पहला, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे।
तीसरा, डेटा सबकी पहुंच में होना है। और चौथा, डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमने इन 4 पिलर्स पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले। जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने सरकार से डेटा सेंटर पॉलिसी में बदलाव की मांग की है ताकि भारतीय डेटा सिर्फ भारतीय डेटा सेंटर के पास ही रहें। आकाश अंबानी का कहना था कि एआई से रोजगार के बड़े मौके बनेंगे, इसलिए सरकार को डेटा सेंटर लगाने वाली कंपनियों को इंसेंटिव देना चाहिए। The scale and speed of multilingual data generation in India, which will drive the AI revolution, will grow exponentially. We request the government to expedite the updating of the 2020 draft of the data center policy that Indian data should remain in India data centers. Therefore, Indian companies ready to set up AI and machine learning data centers should get all necessary incentives, including incentives for power consumption. Indian mobile companies, along with the thriving ecosystem, are in a position to offer solutions to the rest of the world, including developed nations. India needs an accelerated talent generation on a scale that is necessary to make India a global AI leader. Some of the existing jobs will evolve, and many more exciting opportunities for employment and entrepreneurship are going to be created in a rapid way, just like during the adoption of computers and the internet. इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड देने वाली कंपनियों को भी टेलीकॉम कंपनियों की तरह स्पेक्ट्रम खरीदना चाहिए। Intertemporal choices will have to be made as to how satellite, which is moving fast in technologies, need to coexist with terrestrial networks. My message is very simple. Telecom companies around the globe have done a seminal work in connecting the world. They will take the satellite services into the remotest parts of their nations through the USO program and directly through themselves. And those satellite companies who have ambitions to come into urban areas serving elite retail customers just need to take the telecom licenses like everybody else. Be bound with the same conditions. They need to buy the spectrum as the telecom companies buy. They need to pay the license fee as the telecom companies do, and also secure the networks like telecom companies do. This is a simple solution which can be done on a global scale, and India can again show the way in this particular regard. जियो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में जियो भारत फ़ोन के 2 नए मॉडल्स लॉन्च किए। इन दोनों मॉडल्स की कीमत 1099 रुपये रखी गई है। इन फ़ोन्स में 400 से ज़्यादा लाइव टीवी चैनल्स, जियो सिनेमा, जियो प्ले, जियो चैट के साथ यूपीआई की सुविधा भी दी गई है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 153 पॉइंट गिरा, निफ्टी 71 पॉइंट फिसला। निफ्टी बैंक निचले स्तर से सुधरकर बंद हुआ है। वहीं मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए हैं। और यहां एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत और कनाडा के रिश्ते और ख़राब होते जा रहे हैं। इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए भारत ने कल कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया है और उन्हें 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा है। इससे पहले सोमवार को भारत ने कहा था कि उसने कनाडा से 6 भारतीय राजनयिकों को वापस बुला लिया है। लेकिन दूसरी तरफ कैनेडियन प्रधानमंत्री ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उनकी सरकार ने भारतीय राजनयिकों को देश से निष्कासित किया है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पाकिस्तान पहुंचे हैं। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान गए हैं। विदेश मंत्री ने पहले ही साफ किया है कि पाकिस्तान जाने का मकसद सिर्फ एससीओ की बैठक है। दोनों देशों के रिश्तों पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। विदेश मंत्री इस्लामाबाद में 24 घंटे से भी कम समय बिताएंगे। भारत के अलावा रूस और चीन समेत 10 देशों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही पूरे शहर में 3 दिन के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली की हवा फिर से खराब होने लगी है। ठंड की शुरुआत होते ही एयर पॉल्यूशन ने भी राजधानी में दस्तक दे दी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब श्रेणी के दर्जे में चली गई है। दशहरा के बाद AQI 224 पर पहुंच गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली में आज से GRAP1 लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत गाड़ियों के प्रदूषण, धूल, मिट्टी और कूड़ा जलाने जैसी स्थितियों से निपटने के लिए कदम उठाए जाते हैं। इसी के साथ राजधानी में खुले में कचरा जलाने पर डीजल जनरेटर के उपयोग को सीमित करने से लेकर रेस्टोरेंट में कोयले या जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हम इस पर काफ़ी सक्रियता से काम कर रहे हैं। एस्थमा, ग्लूकोमा, थैलेसीमिया, टीबी, मानसिक स्वास्थ्य के इलाज से जुड़ी 8 दवाइयों के दाम 50% तक बढ़ा दिए गए हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA ने 8 दवाओं की अधिकतम कीमतों में संशोधन कर बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी के पीछे महंगे API और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी का कारण बताया गया है। हालांकि अथॉरिटी का कहना है कि आवश्यक दवाओं की सस्ती कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ ऐसी दवाओं की कमी ना होने देना भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है। इसीलिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। आपको बता दें कि दवा मैन्युफैक्चरर्स लंबे समय से इस बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। इससे पहले NPPA ने 2019 और 2021 में 21 और 9 फॉर्मुलेशन की कीमतों में 50% बढ़ोतरी की थी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।